हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई तुम्हारी अच्छी चल रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं बेटा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कसिंग 11th क्लास केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो हम अभी थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। उसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी एक्सरसाइज जो थी वो की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए थे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रिपल ई, आईआईटी और नीट इन सब में पूछे जा चुके हैं एंड देट आर वेरी सिंपल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उनको सॉल्व करने में। रटने से तो बात बेटा बनेगी नहीं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ज्यादातर क्वेश्चन में जो एक्सेप्शनल केस थे वो पूछ रखे थे, तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने बोला था कि जब एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसको गैसियस केटाइन में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी आप देते हो वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर केटाइन बनती है तो बेटा एनाइन भी बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस केस में यूज होंगे? व्हेन आयनाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट इज generally the amount of energy released when an isolated gaseous atom gains electron to convert into gaseous anion। ओके, ठीक है। जब एक आइसोलेट अकेला गैसियस एटम, अकेले का क्या मतलब है? गैसियस क्यों लिया है? ये सेम चीज है ये बेटा जो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में समझाई थी, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि आइसोलेटेड क्यों लेना पड़ता है, गैसियस क्यों लेना पड़ता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब एक गैसियस कैटाइन अकेला जो हो वो इलेक्ट्रॉन को ले और गैसियस एनायन में कन्वर्ट कर जाए हो जाए, तो जर्नली क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि कुछ एक केस में ये एनर्जी अब्सॉर्ब भी करते हैं, रिलीज नहीं, कुछ एक केस में आपको एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, इस वजह से मैंने जर्नली लिखा है, जिन केस को हम आगे पढ़ेंगे कि कब सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई ए एटम है, वो गैसियस स्टेट में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ये कन्वर्ट हो गया ए गैसियस एनाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो भी आपका डाटा होगा, दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक चेंज Eg एंड H। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमने ये यूज किया था ना, ठीक है, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ये यूज करेंगे। समटाइम्स आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन लाइक एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो समझने की अगर बात है तो दोनों सेम ही समझ लो आप। ठीक है, बट एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सेम होती है एक एलिमेंट के लिए, बट साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस की -200 किलो जूल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +200 किलो जूल हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही मतलब है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट लेने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वही होती है, बट दोनों जो प्रॉपर्टी है इनके साइन बदल जाते हैं, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा वैल्यू का। ओके, तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। अदरवाइज जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस इज मोर, व्हाई दिस इज लेस, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ के ही आंसर करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो सेम है, साइन अलग है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो क्योंकि ये भी तो बेटा एनर्जी है ना, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ये भी आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी वाली सारी यूनिट्स आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज जूल, यू कैन यूज किलो जूल, यू कैन यूज किलो जूल पर मोल, यू कैन यूज जूल पर मोल, यू कैन यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इन सारी चीजों को मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में समझा चुकी हूँ
कि जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, उसके बाद किलो जूल में, इनमें कन्वर्ट करने के लिए आपको सारे कन्वर्जन ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट्स इसकी कुछ भी अलग नहीं है बेटा, वही यूनिट्स हैं जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, वही यूनिट्स हैं जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की यूज की थी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको कन्वर्जन करना आ सकता है कि अगर आपको जैसे दो डाटा दे दिए, 1 किलो जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बेटर टू कन्वर्ट बोथ इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनटू किलो जूल। तो वहां पे आपको जो कन्वर्जन है वो क्या आएगा बेटा, काम में आएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम कह रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जर्नली रिलीज। तो व्हाई दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है बेटा, न्यूक्लियस ने उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखी है। अगर न्यूक्लियस ने उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखी है तो आपको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी, तब जाके जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, इसीलिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो अब एनर्जी निकल क्यों रही है, जैसे मान लो मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लूं, Cl नेगेटिव गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव गैसियस, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी बाहर निकल रही है, क्यों निकल रही है बेटा, देखो सुनो, क्लोरीन के हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, यहाँ पे इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे आपने 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज करने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है ना बेटा वो बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल इंक्रीज। एक तो ये चीज काम में आएगी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे एनर्जी इज रिलीज, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो रिपल्शन क्रिएट होगी। दूसरी बात, ये जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आओगे ये किस ताकत से बंधेगा न्यूक्लियस से, वो भी तो मैटर करेगा ना। जैसे मान लो क्लोरीन की ये वाली वैलेंस शेल है, इसमें ऑलरेडी 7 है, 7, और अब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा ले आए, ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ दिखा रही हूँ, ठीक है। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितनी फर्मली और कितनी टाइटली पकड़ के रखता है, ये चीज बहुत ज्यादा डिसाइड करेगी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है कि कम है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि इनके बीच की जो फोर्स है ना वो कितनी ज्यादा या फिर कितनी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। Okay, so if this electron is bounded by this nucleus very tightly, तो इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज होगी। अगर ये जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रॉन्ग है, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये जो स्ट्रेंथ है ये वीक है तो लेसर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका रीजन समझिए आप, एक्चुअली में अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बड़ी ही टाइटली पकड़ के रख सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव होगी, बाहर एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस प्रॉपरली पकड़ के नहीं रख सकता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो कम होगी। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितनी टाइटली पकड़ता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज। अगर आपका एटम छोटा है तो न्यूक्लियस उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली पकड़ सकता है, अगर आपके एटम का साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे पता चलता है एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कुछ नहीं, आने वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, कि कितनी स्ट्रांगली बाउंड कर सकता है आपका न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को। ओके, सो अब उसके बारे में हम बात कर रहे थे दैट why energy is always releases when electron is added to a neutral gaseous isolated atom। तो देखो बेटा दो चीजें मैटर करती हैं जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, जैसे मेरे ये केस था, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए, 2, 3 करवाए, क्योंकि जरूरी नहीं, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ऐसी होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
तो हो सकता है आप एक इलेक्ट्रॉन 2 या 3 ऐड करवाएं। तो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा ऐड करने से एक तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेगी, पर ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके गेन करने के पीछे मकसद तो एक ही होता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले, ओके, जिस वजह से अनस्टेबल होगा ये, क्योंकि रिपल्शन तो हमेशा अनस्टेबल करती है, और अनस्टेबल का मतलब रिपल्शन जब भी बढ़ेगी, रिपल्शन इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होती है सिस्टम की, और एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब चीज अनस्टेबल होगी, कम स्टेबल होगी भाई, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग one electron it has argon configuration। अब ये चीज तो ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में हो चुकी है कि माना कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगी, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, एनर्जी बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी घटेगी। पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी तो आर्गन जैसी हो रही है ना, और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, जैसे क्लोरीन के केस में एस और पी का पूरा भर गया, जैसे आर्गन में भर जाता है, उस एग्जैक्टली भरी हुई कॉन्फ़िगरेशन की भी तो स्टेबिलिटी है ना। एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, एक्सचेंज ज्यादा होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी। मतलब दो अपोजिट प्रोसेस काम करते हैं। रिपल्शन वाला फैक्टर कहता है कि इससे अनस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी, जबकि जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस को एक्वायर करती है तो उस टाइम उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से है। तो यहाँ पे दो अपोजिट फैक्टर काम करेंगे, बट दिस फैक्टर डोमिनेट, ये इतना ज्यादा डोमिनेटिंग करेक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर है कि ये इस चीज को दबा लेता है, या यूं कह लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो रिपल्शन बढ़ेगा उसकी वजह से जो एनर्जी बढ़ेगी, मान लो कि इस सिस्टम में वो 200 किलो जूल एनर्जी बढ़ गई, तो जब क्लोरीन आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, उसमें एक्सचेंज एनर्जी बाहर निकलेगी क्योंकि ज्यादा एक्सचेंज हो पाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई 300 किलो जूल, भाई गेन हुई 200 और रिलीज हुई 300, तो अभी भी 100 किलो जूल बाहर ही निकल रही है ना, तो प्रोसेस तो अभी फेवरेबल है, ठीक है। तो इस चीज को आप यूं समझो, दो अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं, पर जो ज्यादा असर डालेगा वो कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबल होने वाला फैक्टर है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है जो इस चीज को क्या कर देती है बेटा, दबा देती है, ठीक है। ये चीज ज्यादातर केस में एप्लीकेबल है, तभी मैंने लिखा था जर्नली एनर्जी इज रिलीज, बट कुछ एक केस में आपको एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ सकती है। कैसे सप्लाई करनी पड़ती है? क्योंकि हमने इस चीज का एक्सप्लेनेशन ये दिया कि भाई जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको एक्वायर करने के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, इसलिए आप कंपनसेट कर सकते हैं इस रिपल्शन वाले फैक्टर को। अगर ऑलरेडी तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट की वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर आप क्या रीजन दोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने नियॉन का एक गैसियस एटम लिया और आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको कन्वर्ट करना चाहते हो Ni नेगेटिव गैसेस के अंदर, तो नियॉन तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करे बैठा है, यहाँ तो तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल बना रहे हो, क्योंकि अब ये 2 8 से इट बिकम्स नाउ 2 8 1, ओके, सो दैट इज डिफिकल्ट। ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे हो ना वो अगली शेल में ऐड कर रहे हो, सेम शेल में ऐड नहीं कर रहे हो। क्लोरीन में तुम वही इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही ऐड कर रहे थे, भाई क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, तुमने इसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको 2 8 बनाया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो इसकी सारी शेल भरी हुई है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है सेकंड से थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन डालना वैसे मुश्किल होता है, ऊपर से तुम्हें तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ेगा जो कि और ज्यादा एनर्जी डिमांडिंग है। तो यहाँ पे बेटा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है एंडोथर्मिक प्रोसेस? सीधी सी बात है, क्योंकि नियॉन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना नहीं चाहता, इसके लिए दोनों ही काम उल्टे हो रहे। अगर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। एक तो रिपल्शन की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, ऊपर से तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो अनस्टेबल कर रहे हो, तो नियॉन को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम सही रहने दे रहे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, उसमें रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन में, वैसे उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी।
ये दोनों ही काम फेवरेबल नहीं है नियॉन में या किसी भी नोबल गैस में। हम नोबल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो कि एक्चुअली में आसानी से नहीं हो रहा, फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी और जबरदस्ती में यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो मुझे नियॉन को यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तब भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको निकालोगे तो नाउ इट बिकम्स 2 7, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्यों लॉस्ट करेगा जो इसकी फुल्ली फील्ड है, ठीक है। तो नोबल गैसेस के केस में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बड़ी हाई है क्योंकि अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। सो नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तभी मैंने जनरली लिखा क्योंकि इनकी तो पॉजिटिव होगी, बाकी केस में तो एनर्जी निकल जाती है, पर इनमें तो हमें सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ एक केस मिल जाएंगे जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सिर्फ तभी होगी जब रिपल्शन वाला फैक्टर और कॉन्फ़िगरेशन वाला दोनों ही ये चाहते हो कि ये प्रोसेस ना हो। ओके, चलिए अब जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हर एलिमेंट को खाली एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चाहिए बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसी को 2 भी चाहिए होता है, किसी को 3 भी चाहिए होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। बट ये थोड़ी अलग है एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कैसे, चलो इसको ऑक्सीजन का केस लेके समझते हैं। ऑक्सीजन गैसियस एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू O नेगेटिव गैसियस, ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट इज फर्स्ट। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होगी एंड इट इज -141 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा मैंने यहाँ लिखा है एक एटम, पीछे मैं मोल लिख लूं कि किसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन के 1 मोल एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने एटम एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और एवोगैड्रो नंबर जितने O नेगेटिव आयन बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। लिखा मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, डाटा में मोल का लिख रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इसको फिर एवोगैड्रो नंबर से इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। ओके, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेने से तो बात बनने से रही ऑक्सीजन की, वो दूसरा भी लेगा, ठीक है। सो O negative gaseous now gains 1 electron to form O2 negative gaseous, ठीक है। और अब ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी सेकेंड, बट नाउ दिस एनर्जी इज पॉजिटिव प्लस 780 किलो जूल, दिस इज प्लस 780 किलो जूल पर मोल। अब ये चीज नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, जैसे कुछ एक केस को छोड़ के हैलोजन या फिर आगे जो एग्जांपल आएंगे, बाकी जनरली हर केस के अंदर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है बेटा। एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक। मैं सबके लिए एक जैसी बात नहीं बोल सकती, ओके। सबके लिए एक्सोथर्मिक होती है, मैंने कारण बता दिया आपको, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे फिर आपको एनर्जी क्यों सप्लाई करनी पड़ गई? वो इसलिए सप्लाई करनी पड़ी क्योंकि तुम पहले किसी न्यूट्रल चीज को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर रहे थे। ये मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी बोला था, न्यूट्रल को नेगेटिव में या न्यूट्रल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि पॉजिटिव को और पॉजिटिव में और नेगेटिव को और नेगेटिव में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि चार्ज हमेशा ही किसी भी एटम मॉलिक्यूल सब किसी भी कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है। कोई कंपाउंड नहीं चाहता, कोई एटम नहीं चाहता कि उसके ऊपर चार्ज हो, सब न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके बाद इसने -144 किलो जूल जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दी। सेकेंड केस में अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। इसकी कॉन्फिग अब देखो, तुम ये कह सकते हो कि मैडम इसके और इसके बजाय तो ये चीज ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि O नेगेटिव जब O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, नाउ इट बिकम स्टेबल। पर एक चीज मिस कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है,
यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी वही 9 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ गए हैं भाई, 8 प्रोटॉन के मुकाबले 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। प्रोटॉन्स के लिए इनको हैंडल करना मुश्किल है और यहाँ रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो रिपल्शन है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, दैट विल इंक्रीजेस, ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ती है कि O नेगेटिव वन O2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि मैं, जबकि उसको पता है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल जैसी हो जाएगी, पर उसको ये भी पता है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उससे मेरी रिपल्शन बढ़ जाएगी, और रिपल्शन तो अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज क्लोरीन के केस में मैंने बोला था कि बेटा कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे तो तुमने 2 बढ़ा दिए, 2 बढ़ाने से रिपल्शन ज्यादा बढ़ी, तो ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि वो O नेगेटिव वन से O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो। ठीक है, अगर आप ये चीज करवाना चाहते हो तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, क्योंकि ये वही प्रोसेस हो गया ना भाई, अपने आप होने से डरेगा कि नहीं मेरे को रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करनी है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, तब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तब मजबूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने में। तो पहली तो इसकी नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ लो कि बोले बोले में ले लिया, मतलब थोड़ा इसने ध्यान ही नहीं दिया इतना। O बिकम O नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल से नेगेटिव करना फिर भी आसान है, बट नेगेटिव को मोर नेगेटिव करना क्या होता है बेटा, मुश्किल। जिस तरह आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पॉजिटिव को मोर पॉजिटिव करना क्या होता है बेटा, मुश्किल। याद है ना, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में एनर्जी लग रही थी, 2 पॉजिटिव से 3 में और लग रही थी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर रिपल्शन इतनी ज्यादा है कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट होती है एक्सोथर्मिक, सेकंड या जो थर्ड होगी वो आपको हमेशा क्या मिलेगी बेटा, एंडोथर्मिक मिलेगी। जैसे नाइट्रोजन का केस है भाई, नाइट्रोजन को पहले मैंने N नेगेटिव में कन्वर्ट किया, N नेगेटिव को N2 नेगेटिव में किया, और N2 नेगेटिव को N3 नेगेटिव में किया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके ही तो नाइट्रोजन हो सकता है ना, नोबल गैस जैसा। तो देखो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब, वो भी केस से समझाएंगे, अलग है थोड़ा। ठीक है, पर अगर आप देखो 1 नेगेटिव से 2 नेगेटिव होना, 2 नेगेटिव से 3 नेगेटिव होना, इसके अंदर बहुत सारी जो एनर्जी है उसकी क्या पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे कि फर्स्ट नेगेटिव होती है, दूसरे के केस में आपको एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सेम मैं सल्फर का केस ले लूं, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो अगर आप सल्फर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, क्योंकि बेटा एक तो वो लेके भी स्टेबल नहीं बनेगा, उसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर सल्फर गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू S नेगेटिव गैसियस। Now S negative gaseous plus 1 electron gets converted into S2 negative gaseous. Electron gain enthalpy first and electron gain enthalpy second. ठीक है, तो फर्स्ट तो नेगेटिव ही मिलेगी, इट इज नेगेटिव 200 किलो जूल एंड इट इज प्लस 590 किलो जूल पर मोल। तो देखो सल्फर के केस में भी पहली तो रिलीज हो रही है 200 किलो जूल पर मोल माइनस रिलीज हो रही है, और सेकंड में आपको देनी पड़ रही है दैट इज 590, तब जाके जो है वो। अब एक चीज और ध्यान रखना, सल्फर के केस में आपको एनर्जी कम देनी पड़ी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, जबकि ऑक्सीजन के केस में आपको ये 780 देनी पड़ रही थी। क्यों देनी पड़ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। ऑक्सीजन में जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन फालतू ऐड करोगे तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती ताकि ऑक्सीजन किसी तरह उस इलेक्ट्रॉन को रख ले। सल्फर का साइज बड़ा है तो सल्फर फिर भी उसको पकड़ के रख सकता है इलेक्ट्रॉन को, भाई जगह है सल्फर के पास, रिपल्शन को थोड़ा कंट्रोल करके और ले लेगा इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसको पता है कि रिपल्शन उसके बाद बस की बात नहीं है हैंडल करना, तो वो डरेगा इलेक्ट्रॉन को लेने से, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना पड़ेगा। यहाँ एनर्जी कम डालनी पड़ी आपको, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है बेटा, बड़ा है। ओके, सो नाउ देयर आर न्यूमेरिकल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक। चलिए उनको करते हैं। बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स, मैंने अभी नाइट्रोजन का जो केस लिया ना, उसमें फिर मैंने बोला था ये एक्सेप्शन, इसको ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, सिर्फ नोबल गैसेस ऐसी नहीं है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन लेना,
तो उन केस में भी आपको वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन की केस में जो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों है पॉजिटिव? मतलब नाइट्रोजन नहीं चाहता पहला इलेक्ट्रॉन लेना, जबकि उसमें कमी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। पर इसको एक बात पता है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये जो इसकी वैलेंस शेल है s के अंदर 2 और p एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। भाई एग्जैक्टली ये तो फुल्ली फिल्ड है, s में तो 2 ही हो सकते हैं। p में एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और जिस वजह से ये स्टेबल है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है नाइट्रोजन, तो आपको जबरदस्ती डालना पड़ेगा। मतलब उतनी एनर्जी तो नहीं देनी पड़ेगी, 700 800 900 40 42 किलो जूल ही काफी, आई थिंक प्लस 41 इसका शायद डाटा है, चेक कर लेना। तो कमी देनी पड़ेगी पर देनी जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये नहीं चाहता कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मैं खराब करूं इलेक्ट्रॉन लेके। सेम अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को देखें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, मैग्नीशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2। भाई जो बाहर की शेल है फुल्ली फिल्ड है, मैग्नीशियम में बेरिलियम में, ये भी नहीं चाहते एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। दैट्स व्हाई इनके केस में भी आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी? पॉजिटिव मिलेंगी। सो दीज आर नॉट द नोबल गैसेस दैट हैव एक्चुअली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Few elements are also there that have positive electron gain enthalpy, and the major reason behind this is their stable configuration. So, okay, so they are not very willing to lose their stable configuration. That's why you have to supply energy. But I am not saying that the data should be like this. इतना बड़ा तो नहीं होगा, 40 50 60 70 किलो जूल का मिलेगा, पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको अगर थ्योरेटिकल पोर्शन समझ आ जाता है ना कि होती क्या है एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो फिर न्यूमेरिकल्स में कुछ दिक्कत नहीं है, बिकॉज हार्डली 1 या 2 लाइन के आपके न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना फिर दिक्कत है बेटा। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स पे फोकस करना कि यूनिट्स क्या दे रखी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -349 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है बेटा आपको -349 किलोजूल पर मोल। मतलब अगर क्लोरीन के 1 मोल एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को लेके 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बनाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी किलो जूल के अंदर। ओके, हाउ मच एनर्जी इन किलो जूल इज रिलीज्ड व्हेन 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव। देखो सिंपल सी चीज है, ये आपसे यूं कह रहा है कि अगर 1 मोल क्लोरीन के एटम 1 मोल Cl नेगेटिव आयन कन्वर्ट होने में इतनी एनर्जी बाहर निकालते हैं, तो ये बताओ जब क्लोरीन का 3.55 ग्राम जो वजन है क्लोरीन का वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सिंपल है। अब देखो क्लोरीन का 1 मोल कितना होता है? 35.5। सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। तो आप इसको यूं लिख सकते हो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? -349 किलो जूल। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है 1 मोल ही तो है क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 क्लोरीन जब कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम क्लोरीन कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव, तो इतनी एनर्जी वो बाहर नहीं रिलीज करेंगे। मतलब 35.5 में जितने भी क्लोरीन के एटम है आप निकाल सकते हो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम जब एवोगैड्रो नंबर जितने Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होंगे तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो अगर 1 ग्राम क्लोरीन हो मेरे पास तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? बटे में 35.5, और मुझे आंसर कितने का निकालना है? 3.5 ग्राम अगर क्लोरीन हो तो गुणा में 3.55, इतना है बस, सिंपल। इसमें ज्यादा और कुछ भी नहीं, बस आप इसको सॉल्व कर लेना। दे भी कुछ ऐसा रखा है कि डायरेक्टली आपस में कट हो जाएगा, और आंसर तुमसे किलो जूल में पूछ रहा है तो तुम्हारा आंसर किलो जूल में ही आएगा। तो कुछ नहीं, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन यूज करी और थोड़ा सा यूनिट्स पे फोकस किया, आपका आंसर आ गया। ओके, दिस डाटा इज ऑलवेज किलो जूल पर मोल, हमेशा 1 मोल का डाटा मिलेगा बेटा आपको। ओके, चलिए
आगे देखिए सेकंड न्यूमेरिकल। Second is the amount of energy released when 1 into 10 raised to power 10 atoms of chlorine in vapor state converted into Cl negative ion, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं Cl negative ion में, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 57.68 into 10 raised to power 10 जूल। ठीक है, ये कहता है कि ये इक्वेशन है आपके पास, क्लोरीन गैसियस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव गैसियस, और जो टोटल तुम्हारे पास एटम है ना Cl गैसियस के, जिनको Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होना है, वो टोटल एटम इतने, और इतने एटम इतनी एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एटम इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल में निकाल लिया, एंड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब आपको सबसे पहले तो अगर इतने एटम्स इतनी एनर्जी निकाल रहे हैं तो एक मोल क्लोरीन एटम कितनी निकालेंगे, किलोजूल में निकाल दो, फिर किलोजूल के बाद वो डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो आप इसको यूं करिए, 1 into 10 raised to power 10 atoms of chlorine releases energy 57.68 into 10 raised to power minus 10 जूल। ओके, एक एटम अगर क्लोरीन का होता तो कितनी एनर्जी रिलीज करता बेटा, बटे में 1 into 10 raised to power 10, और एक मोल का मतलब तो है एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो 6.022 into 10 raised to power 23 एटम अगर क्लोरीन के होते तो कितनी एनर्जी रिलीज करते, मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, एक तो आपको ये चीज सॉल्व करनी है, आपका जो भी आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट्स जो है वो जूल हो जाएंगे। जैसे आपका आंसर निकल के आ गया 348.49, इसको सॉल्व करने के बाद इंटू 10 raised to power 3 जूल पर मोल, एक तो आपका ये आंसर आ गया क्योंकि ऑलरेडी यूनिट्स जूल में थी। आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 हटा दो, सिंपल बन गया 348.59 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हो, देखो यहाँ पे कहीं नेगेटिव नहीं है क्योंकि पर ये भी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है ना, तो मैं नेगेटिव यूज कर सकती हूँ, तो आप इसके आगे बाहर नेगेटिव लगा दीजिए। ये नहीं कि मैडम मैथमेटिकल तो नेगेटिव कहाँ से आ गया, बेटा ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। जब कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वी ऐड प्लस साइन। ओके, तो किलो जूल पर मोल के अंदर तो आपका आ चुका है। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो क्या रिलेशनशिप यूज करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ये चीज कैसे निकल के है, ये हमने जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक किया था तो बता रखा था। बस इस डाटा को इसमें कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अनसॉल्व का फर्स्ट है बेटा, अभी दो जो हमने किए वो सॉल्व किए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोल दो मैंने सेम समझाया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज इन किलो कैलोरीज। आपको पता करना है कि किलो कैलोरीज के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इज कन्वर्टेड इनटू Br नेगेटिव आयन इन द गैसियस स्टेट। तुम्हारे पास 8 ग्राम ब्रोमीन है और उसको तुम्हें Br नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है। कह रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी किलो कैलोरीज में। अगर ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी दे रखी है तो सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करेगा, और इसका इन्होंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरीज पर मोल। ये इन्होंने दे रखा है कि आप इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। अगर एक इसके बराबर है तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 23.06 मल्टीप्लाई बाय 3.36 किलो कैलोरीज पर मोल।
अब तुम्हें ये पता चल गया कि अगर ब्रोमीन का मेरे पास 1 मोल एटम हो, ब्रोमीन के 1 मोल एटम इतने किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करेंगे। तुम्हारे पास तो ब्रोमीन 8 ग्राम है, तो सबसे पहले तुम ये निकाल लो ना कि 8 ग्राम में मोल कितने। तो देखो ब्रोमीन के जो मोल्स निकलेंगे दैट इज मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन 8 ग्राम है और ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो 80 है एटॉमिक मास, ठीक है। आंसर विल बी 0.1 मोल। मतलब तुम्हें ये पता करना है कि ब्रोमीन का 0.1 मोल जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर 1 मोल जो है एनर्जी इतनी रिलीज करता है तो 0.1 मोल कितनी करेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो इस डाटा को आप 0.1 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है कि 8 ग्राम ब्रोमीन इतनी एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल में रिलीज करेगा जब आप उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करोगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज करना, नथिंग एल्स। कन्वर्जन आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद करने ही करने। जैसे इसने तो दे भी दिया, नहीं तो मैं बता चुकी हूँ पहले कि ये चीज कैसे है। तो आप 2-3 चीजें ध्यान रखो, कैलोरी और जूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में या किलो जूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फिर हमने इनको इंटर कन्वर्ट किया और कुछ, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, फिर इसके फैक्टर्स बचेंगे बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड कर रही थी, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो हम कल करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। ओके, तो चलिए अब देखिए लास्ट न्यूमेरिकल। The amount of energy released when 1 million atoms of iodine are completely converted into I negative ion is, आपको दे रखा है कि I gaseous plus 1 electron gets converted onto I negative gaseous। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जितने एटम है ना आयोडीन के वो टोटल 1 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ आयोडीन आपके पास है और वो सारे के सारे आई नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है अगर मैं 10 लाख आयोडीन के एटम को 10 लाख आई नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन इन किलोजूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपको वही है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तो आप किलोजूल पर मोल में निकाल लीजिए और एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल लीजिए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये डाटा आपको जूल में दे रखा है तो आपका फाइनल आंसर पहले तो जूल में ही आएगा फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो इतने एटम्स इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, 10 raised to power 6 atoms will release energy 4.9 into 10 raised to power -13 जूल। एक एटम करेगा बटे में 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पर मोल होती है तो एक मोल का मतलब कितने एटम, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम। कितनी करेंगे गुणा में 6.022 into 10 raised to power 20। इस पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी योर एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर आयोडीन बट इन जूल पर मोल। सिंपल सी बात है। अब आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या रिलेशनशिप यूज करोगे, 10 की पावर 3 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल, इससे यूज कर लोगे। उसके बाद आपको किलो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना है तो उसका कन्वर्जन भी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के कितने किलो जूल के बराबर है तो कर लोगे। सबसे पहले तो यहीं से सॉल्व करोगे बस, फिर आपके पास यूनिट ही तो कन्वर्ट करनी है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो देखो मैंने शुरू में भी बताया था यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में तो यूनिटी आपको काम आएंगी, वो घुमाएगा आपको कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, कभी किलो कैलोरीज पर मोल में, कभी कैलोरीज पर मोल, कभी जूल पर मोल। तो सिंपल है, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप ये न्यूमेरिकल जो है वो फिर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।